Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं तो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 का हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, यूनिट 2 आपकी जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका एक टॉपिक लेकर आए, एथनोग्राफिक रिसर्च। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अपने प्रीवियस सेशंस में सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर क्वेश्चन था एक एथनोग्राफिक रिसर्च से। हमने सिर्फ वहाँ पे आपको क्वेश्चन बताकर सिर्फ आंसर बता दिया था कि इसका आंसर जो है वो एथनोग्राफिक रिसर्च है, बट बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च होती क्या है तो उसको हम बस एक जस्ट उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। बस हम इतना जानेंगे कि व्हाट डज दिस एथनोग्राफिक रिसर्च मीन, इस एथनोग्राफिक रिसर्च का बेसिकली मतलब होता क्या है। क्लियर है? चलिए, तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल हो गया है एंड तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर तक देखना है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो रहेगी, मिनिमम 10 मिनट्स। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके 10 मिनट्स ही रहेंगे। तो 10 मिनट्स की वीडियो है, आपको बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना है, आप समझ जाएंगे कि बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च होता क्या है। क्लियर? वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस तरह से छोटे छोटे, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये शॉर्ट नोट है, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बस इतना ही कहेंगे एंड अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, दिस इज़ योर टॉपिक। तो क्या कहता है बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च होती क्या है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में हम एथनोग्राफिक मेथड का यूज़ करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च में हम एथनोग्राफिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो एथनोग्राफिक मेथड बेसिकली क्या होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो एथनोग्राफिक इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफन यूज्ड इन द सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। देखिए, एथनोग्राफी जो है, एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव मेथड है, एक गुणात्मक हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया है जिससे कि हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने की एक क्वालिटेटिव मेथड है आपका ये एथनोग्राफी। और हम जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं इसका इस्तेमाल हम सोशल साइंस या फिर बिहेवियरल साइंस में करते हैं। इतना क्लियर होगा? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। येस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं इस एथनोग्राफिक रिसर्च में या फिर एथनोग्राफिक मेथड के थ्रू हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन एंड रिसर्च द डेटा इज collected through observation and interview, which type of research is this? So you have to answer that this research is ethnographic research or it is the ethnographic method for collecting data। यहाँ तक क्लियर है? चलेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो डेटा है यहाँ पर वो आपके ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ के थ्रू कलेक्ट होता है। उसके बाद
क्या किया जाता है इस डेटा का, इस विच आर देन यूज्ड, फिर इस डेटा को यूज़ किया जाता है कंक्लूज़न निकालने के लिए। हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरव्यू लिया, उसकी बेसिस पे हमने वहाँ से कंक्लूज़न निकाला कि बेसिकली कंक्लूज़न क्या निकल रहा है इस बात का। लाइक अगर मैंने एक इंटरव्यू, चलिए मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल के बच्चे का इंटरव्यू लिया, एक मैंने यूपी बोर्ड स्कूल के बच्चे का इंटरव्यू लिया। मैंने इंटरव्यू लिया एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ने जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसने किस तरह से आंसर किया, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ने किस तरह से आंसर किया, उनको मैं ऑब्जर्व करूँगी और फिर मैं एक कंक्लूज़न ड्रॉ करूँगी। और कंक्लूज़न मैं ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ कि हाँ भैया, सीबीएसई बोर्ड वाला जो बच्चा था वो ज़्यादा क्रिएटिविटी से सोच रहा था, जबकि जो यूपी बोर्ड वाला बच्चा था वो थोड़ा फैक्चुअल सोच रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का जो आपका मेथड होता है इसको हम एथनोग्राफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डेटा ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ के थ्रू आप कलेक्ट करोगे और फिर उससे आप कंक्लूज़न निकालोगे। कंक्लूज़न आप क्या निकालोगे कि अबाउट हाउ सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल फंक्शन, बिल्कुल वही सही बात है कि सोसाइटी कैसे काम कर रही है, कोई उसमें रहने वाला एक पर्टिकुलर पर्सन कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सोसाइटी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। हम एक टॉपिक पे इंटरव्यू, मान लीजिए हम इस टॉपिक पे ले लेते हैं कि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, ठीक है। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारे जो नेबर हैं उनके यहाँ पे सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हम उनकी कैसे हेल्प करेंगे। मान लीजिए हमारे जो नेबर हैं उनके घर में चोरी हो जाती है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस टाइप से हम सोसाइटी मेम्बर्स का इंटरव्यू लेंगे और हम पता लगाएंगे कि वो क्या सोचते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एथनोग्राफर्स। Ethnographers observe life as it happens instead of trying to manipulate it in a lab। तो हम ये जो एथनोग्राफर्स होते हैं ना, ये लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऐसा नहीं करते कि उसको लैब में मैनिपुलेट कर लें, मतलब तोड़ मरोड़ के डेटा को आपके सामने रख दें, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू बेसिस पे वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, हम सबको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो अनप्रडिक्टेबल है, हम अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारी लाइफ की जो ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है, इसकी वजह से जो हमारे एथनोग्राफर्स होते हैं वो हमेशा इसको एक एज अ चैलेंजिंग सिचुएशन की तरह पाते हैं, क्योंकि इनके लिए चैलेंजिंग है भैया, टू नेल डाउन their projects in a protocol for the board to review। रिव्यू बोर्ड के लिए वो अपने प्रोजेक्ट को प्रोटोकॉल में रखने में इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग पाते हैं, बट वो करते हैं। नेवरथलेस द बोर्ड नीड्स अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टडी। जबकि जो बोर्ड होता है उसको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो इसको अप्रूव करता है। तो ये जो एथनोग्राफर्स होते हैं बेसिकली, ये जो अपनी रिसर्च करते हैं, जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिस भी डेटा को ये ऑब्जर्व करते हैं, उसका मतलब इंटरव्यू लेके जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, और फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इसको जो हमारा बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड को रिव्यू के लिए दिया जाता है। तो बोर्ड जब इसका रिव्यू दे रहा होता है तो उसको चाहिए होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हो, तभी वो अप्रूव करेगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं करेगा। Helping the board to understand the parameters of the study, the situation in which the participants will be contacted and will participate, and the risk involved will allow them to prove studies where some flexibility is needed। होता क्या है कि ऐसा होता है कि हमें ना, मतलब ऐसा होता है कि जो एथनोग्राफर्स होते हैं इन्होंने किस सिचुएशंस में या किन पैरामीटर्स पे पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, और कैसे मतलब पार्टिसिपेंट के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया था, उस टाइम पे सिचुएशंस क्या थी, किन किन पैरामीटर्स का उन्होंने यूज़ किया। तो ये चीज़ें अगर बोर्ड समझ पाता है तो वो बेहतर तरीके से उनकी जो भी स्टडी रही होती है उसको भी समझ पाता है, ठीक है। और रिस्क तो हमेशा हर काम में रहते ही हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही होगा, गलत भी देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है कि आपको भाई फ्लेक्सिबल रहना है टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं होना टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट, और बहुत ज़्यादा आपको
फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मोड जो है वहाँ पे आपको यूज़ करना है। चलिए, इंग्लिश में देख लिया एथनोग्राफी को, हिंदी में सेम चीज़ देखेंगे एंड अपने सेशन को बाइंड अप करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ा। तो आप समझ रहे होंगे कि एथनोग्राफिक रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और ये जो होता है ये लाइफ पर बेस्ड होता है, यानी लाइफ का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब हिंदी में देखेंगे कि जो नरवंश विज्ञान है, नरवंश विज्ञान जो है ये डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक विधि है, ठीक है। गुणों के आधार पर, ठीक है, गुणों के आधार पर डेटा को यहाँ कलेक्ट किया जाता है नरवंश विज्ञान में। इसको हिंदी में नृजातीय विज्ञान भी कहा जाता है या नृजातीय शोध भी कहा जाता है। नृजातीय शोध, नृजातीय विज्ञान और नृजातीय शोध भी इसको कहा जाता है। तो ये नरवंश विज्ञान जो है वो डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक विधि है, और जिसका उपयोग जो होता है वो अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में किया जाता है। हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। डेटा अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से यहाँ पे डेटा का क्या किया जाता है, एक डेटा को एकत्रित किया जाता है, और फिर उस डेटा का उपयोग तब समाज और व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं इस बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो नरवंश विज्ञानी होते हैं ये जीवन को देखते हैं, और ये जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसे वह घटित होता है, ठीक है। जैसे लाइफ प्रोसेस हो रही है उसी अकॉर्डिंग ये देखेंगे, बजाय इसके कि वो प्रयोगशाला में उसमें हेर फेर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करते, जैसे लाइफ चलती है वैसे ही वो जीवन को यहाँ पर देखते हैं। अब जीवन हमारा प्रत्याशित नहीं होता, ठीक है। तो जीवन की जो अप्रत्याशितता है इसके कारण जो नरवंश विज्ञानी हैं उनको अक्सर बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रोटोकॉल में अपनी परियोजनाओं को शामिल करना चुनौतीपूर्ण रहता है या चुनौतीपूर्ण लगता है। फिर भी बोर्ड को इसे स्वीकृत करने के लिए अध्ययन के बारे में अच्छी व्याख्या की आवश्यकता होती है। भैया अच्छा एक्सप्लेनेशन तो आपको देना होगा। अगर आपको अपने कोई भी प्रोजेक्ट आपको अपना पास कराना है तो उसके लिए आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना होगा कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हो इट्स गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। जिसके लिए करने जा रहे हो तो उसके लिए इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेनेशन तो आपको अच्छा देना होता है। बोर्ड को अध्ययन के मापदंडों को समझने में मदद करना, जिन स्थितियों में प्रतिभागियों से संपर्क किया जाएगा और वे भाग लेंगे और इसमें शामिल जोखिम उन्हें उन अध्ययनों को स्वीकृत करने की अनुमति देंगे जहां कुछ लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च बेसिकली आप समझ गए होंगे क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक तरह से हम कह सकते हैं बिहेवियरल साइंस, सोशल साइंस का अध्ययन है। सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उसका अवलोकन यहाँ पे किया जाता है। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है, जो ये एथनोग्राफर्स होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। इस तरह से हम जो कुछ छोटे छोटे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड, बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अदर यूनिट्स भी नहीं, थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि ये जो रिसर्च मेथड्स होते हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, क्योंकि इन रिसर्च मेथड्स को हम सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते नहीं आते। बट टीचिंग एप्टीट्यूड को हम थोड़ा सा अपने टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम नहीं पढ़ते, बट टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। वो हमारे लाइफ से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये सब हम लोग पहले से पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिसर्च का टॉपिक और थोड़ा सा हायर एजुकेशन सिस्टम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो इसी के छोटे छोटे टॉपिक्स को हम एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी हमने एथनोग्राफिक रिसर्च पढ़ लिया, नेक्स्ट सेशन में हम आपकी कोई अदर रिसर्च मेथड जो थोड़ा सा यूनिक रिसर्च मेथड है, बाकी जो आपके कॉमन रिसर्च मेथड्स हैं लाइक डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड काफ़ी सारे आपके रिसर्च मेथड्स हैं, तो उनको हम ना पढ़ के जो ऐसे मेथड्स हैं जो थोड़े से हमारे यूनिक हैं तो उनको हमें, जैसे हमने एथनोग्राफिक रिसर्च यहाँ डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में हम कोई और रिसर्च डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।